यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान गुजरात बोर्ड कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में परिचय लेते हैं और फिर जो भी टॉपिक है उसको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझेंगे और आप भी समझोगे और आपको समझने में बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे सर ने क्या टॉपिक के साथ, क्या एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर को समझाया। एक बार देख लोगे ना भाई, आपको चैप्टर 100% समझ ही आ जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा जो आपको इसमें समझ नहीं आएगा। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। संसाधन के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूर्ण या रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। संसाधन के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। अर्थात बच्चों, संसाधन एक ऐसा साधन है जिस साधन की सहायता से मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं या तो उसकी आवश्यकताओं को टोटली पूर्ण रूप से भी पूरा कर सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे विद्यार्थी मित्रों, तो संसाधन अर्थात एक ऐसा साधन जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात उन सब आवश्यकताएं अगर पूरी होती हैं तो जितनी भी आवश्यकताएं पूरी होती हैं वे सब आवश्यकताएं किसी न किसी साधन की सहायता से ही पूरी होती हैं और ऐसे साधन ही संसाधन कहलाते हैं। अब आपके माइंड में आएगा संसाधन क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं किसी एक साधन के द्वारा पूरी नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग है और अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये मनुष्य अलग अलग साधनों का उपयोग करता है और ऐसे सभी साधन का समन्वय करने पर संसाधन बनता है। क्योंकि संसाधन एक नहीं है, संसाधन अनेक है। आगे देखते हैं। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं पर हम उन्हें संसाधन नहीं कह सकते। ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल द्वारा उपयोग मिले। अर्थात दोस्तों, हमारे इस प्रकृति में देखा जाए तो बहुत सारे तत्व हैं। हमारे इस प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन हम उन सभी को संसाधन नहीं कह सकते। हम संसाधन किसे बोलेंगे? जिस तत्व के बारे में मनुष्य को ज्ञात हो जाए कि ये तत्व कौन सा है और साथ ही साथ मनुष्य ये भी बता दे कि इस तत्व का उपयोग कैसे करना है। अर्थात जब तत्व की जानकारी मनुष्य को हो गई और मनुष्य ने उस तत्व का उपयोग भी बता दिया कि इस तत्व को हमें उपयोग कहाँ करना है, तब वो तत्व नहीं बल्कि साधन बन जाता है और उसे हम संसाधन के नाम से जानते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हमारे इस प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं। हम सभी तत्वों को संसाधन नहीं कह सकते हैं, हम उन्हें ही संसाधन कहेंगे जो तत्व का उपयोग होता हो। अर्थात कोई भी तत्व संसाधन तब बनेगा जब मानव के कौशल्य के द्वारा उसका उपयोग संभव हो तब। हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में ये भी नहीं मालूम आखिरकार इसका नाम क्या है। अरे नाम नहीं पता है तो ये कैसे बता सकते हो इसका उपयोग क्या है? तो वे सब संसाधन नहीं कहे जाएंगे। लेकिन भविष्य में अगर उन तत्वों की जानकारी हो जाती है और उन तत्वों का उपयोग कहाँ पर करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी जानकारी हो सकती है, तो वो तत्व भी बाद में क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। दूसरी तरफ से कहे तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो, मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता हो, वही संसाधन कहलाता है। तो दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित हो, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिस पर मनुष्य निर्भर हो, ऐसी वस्तुएं जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा हो, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के आसपास हो, ऐसी वस्तुएं जिसका मनुष्य उपभोग कर रहा हो, उसका उपयोग कर रहा हो, ऐसी सभी वस्तुओं को ही हम संसाधन कहते हैं।
इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में लिया जाए तो वह संसाधन बन जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छे से मालूम होगा, संसाधन उसे ही कहेंगे जिन वस्तु से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। प्राचीन काल में भी भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य के जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बने हैं और वे आज संसाधन बन गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिन्हें हम संसाधन नहीं बोलते थे, क्योंकि तत्व तो थे, उनका उपयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी, तो वे संसाधन नहीं थे। लेकिन आज उन तत्वों के बारे में जानकारी हो गई है, उन तत्वों की उपयोग कहाँ होने वाला है, किस तरह से उसका उपयोग करेंगे, इसकी जानकारी हो गई है। तो अर्थात जो प्राचीन काल में तत्व संसाधन नहीं कहे जाते थे, आज उनका उपयोग होने से, आज उनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होने से वे संसाधन कहे जा रहे हैं। जैसे वो एक उदाहरण दूं कि एक समय था, एक भेड़ चराने वाला चरवाहा भेड़ चराते चराते एक काले पत्थरों के पहाड़ पर चढ़ गया। जब काले पत्थरों के पहाड़ पे वह चढ़ता है तो आपको विद्यार्थी मित्रों पता होना चाहिए कि भेड़ चढ़ाने वाला जो चरवाहा होता है, उसका जो डंडा होता है, डंडे के नीचे लोहे की वो पड़ी रहती है, बैंडिंग पड़ी होती है, यानी जो डंडा होता है, डंडे के निचले भाग में लोहे की पूरी बैंडिंग पड़ी होती है, यानी वो लोहा का पूरा गोल गोल घुमा होता है, नीचे जो लकड़ा वाला डंडा होता है उसके नीचे वाला भाग। तो जैसे ही वो लकड़े का डंडा लेके पहाड़ पर चढ़ने गया तो लकड़ा का जो निचला भाग था जिसमें लोहा लगा हुआ था वो चिपक गया। तो चरवाहे के माइंड में ऐसा आया कि आखिरकार ये चिपक कैसे रहा है, राइट, मेरा पाँव नहीं चिपक रहा है, मेरा हाथ नहीं चिपक रहा है, डंडा क्यों चिपक रहा है। फिर उसने डंडे को उल्टा करके चिपकाया तो नहीं चिपका, क्योंकि ऊपर वाले भाग में कोई लोहा नहीं लगा था, नीचे वाले भाग में ही लगा था। फिर उसे ऐसा लगा कि लोहा की वस्तु को ही ये पत्थर चिपका रहा है। तो कुछ समय के बाद उसी को हम क्या बोलने लगे, मैग्नेट बोलने लगे, जिसको हम बोलते हैं चुंबक। अर्थात एक समय ऐसा था कि काले पत्थरों का एक पहाड़ था, किसी को नहीं मालूम था वो क्या था, तो वे एक तत्व में ही गिने जाते थे। ऐसा मतलब प्रकृति का एक वो तत्व है, बट वो संसाधन नहीं था। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ा कि ये काले पत्थरों वाला पहाड़ ये चुंबक है, तो आज उसे तत्व नहीं बोलेंगे, ऐसा तत्व नहीं बोलेंगे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, बल्कि हम उसे ऐसा बोल रहे हैं कि ये हमारा एक संसाधन है जिसको बोलते हैं चुंबक। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक है। अर्थात दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य दोनों होना चाहिए। अर्थात प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिनका आप उपयोग तो करोगे, लेकिन उपयोग करने के बाद आप जो कार्य करना चाहते हो उससे तुम्हारा कार्य भी पूरा हो। जैसे खाना भोजन यह एक प्राकृतिक संसाधन है। आप भोजन क्यों खाते हो, जिंदा रहने के लिए, तो आप जिंदा रह के कार्य करना चाहते हो। अब कार्य करने के लिए भोजन चाहिए, आपने भोजन खाया तो आप कार्य कर रहे हो। अगर आप भूखे हो तो आप कार्य नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, कार्य करना है तो भोजन खाना है। अब भोजन खा रहे हो तो भोजन का उपयोग कर रहे हो, और उपयोग करने से आप कार्य कर रहे हो। अर्थात संसाधन में उपयोगिता और कार्य दोनों को गुणधर्म होने आवश्यक है। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया के द्वारा ही संसाधन बनते हैं। अर्थात ये मोस्ट आईएमपी है। संसाधन किसके द्वारा बनता है, तो संसाधन प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति। अर्थात प्रकृति एक, मनुष्य दो और संस्कृति तीन, इन तीनों के समन्वय से ही जिस साधन का निर्माण होता है उसे संसाधन कहते हैं। पहले तो संसाधन कहाँ से आएगा, प्रकृति के किसी तत्व में से आएगा। तो प्रकृति आ गया, अब उस तत्व के बारे में जानकारी कौन प्राप्त करेगा, उस तत्व का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, मनुष्य करेगा। तो मनुष्य भी इसमें आ गया। अब संस्कृति का मतलब कैसा होता है कि कोई भी संसाधन है तो उसका उपयोग किस तरह करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, अर्थात एक नीति नियम, वो संस्कृति में आ गया। अर्थात हम बोल सकते हैं प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों ही परस्पर प्रक्रिया संसाधन के हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी मित्रों हम क्या पढ़ने वाले हैं, संसाधन के उपयोग। क्या पढ़ने वाले हम विद्यार्थी मित्रों, संसाधन के उपयोग। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों स्टार्ट करते हैं संसाधन के उपयोग। अब संसाधन के उपयोग के बारे में जानते हैं कि संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों संसाधन का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग जगह पर किया जाता है। अर्थात संसाधन हमारे लिए हर एक तरह से उपयोगी है। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। अर्थात मनुष्य जीवन के हर चरण में देखा जाए तो कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है।
कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित है। अर्थात मनुष्य की कोई भी क्रिया हो वे प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से संसाधन के साथ ही जुड़ी है। प्रत्यक्ष रूप यानी जो हमें दिखाई दे रहा है और परोक्ष रूप यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मानव की समग्र क्रियाएं, मानव की जितनी भी क्रिया है वे संसाधन पर ही आधारित है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि मानव इस संसाधन पर निर्भर है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये संसाधन के ऊपर ही निर्भर है, अर्थात वह कौन सा रूप होगा? परोक्ष रूप। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों के उपयोग में सबसे पहले कि संसाधन भोजन के रूप में। संसाधन किसके रूप में? भोजन के रूप में। अब विद्यार्थी मित्रों, संसाधन भोजन के रूप में कैसे है? मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों में से पूरी होती है। अर्थात मनुष्य जो भोजन करता है ना, वो भोजन में अलग अलग संसाधन है। ऑब्वियसली अलग अलग संसाधन है, क्योंकि भोजन के अंदर एक तत्व थोड़ी है, भोजन के अंदर बहुत सारे घटक है। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, भोजन के अंदर प्रोटीन है, भोजन के अंदर वसा है, भोजन के अंदर मिनरल्स है, भोजन के अंदर विटामिन्स है। तो अर्थात जो भोजन है ना, वो मनुष्य की आवश्यकता तो है, लेकिन उसमें एक संसाधन नहीं है, बहुत सारे संसाधन है। प्राकृतिक रूप से होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलती खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा मिलने वाला दूध, उसकी बनावटें, मांस, जलाशय से मिलने वाली मछलियां, अन्य जलचर, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु आदि चीजें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग लिया जाता है, और ये सब संसाधन ही है। तो बोलो, भोजन के रूप में मनुष्य क्या क्या लेता है? जैसे फल हुआ, ठीक है, फिर किसान कृषि द्वारा मिलने वाली खाद्य फसलें हुई, पालतू प्राणियों द्वारा मिलने वाला दूध, दूध से बनने वाले अलग अलग वस्तुएं, उसके बाद मांस, जलाशय से मिलने वाली मछलियां, अन्य जलचर प्राणी, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु, ये सब का उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है, और ये सब अलग अलग है। अर्थात जो संसाधन भोजन के रूप में यूज होता है, वे संसाधन के घटक बहुत सारे होते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों हम पढ़ेंगे कि संसाधन कच्चे माल के स्रोत, यानी जो संसाधन है वह कच्चे माल के स्रोत भी होते हैं। जैसे जंगलों से प्राप्त होने वाली अलग अलग वस्तुएं, जैसे कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं में से ऊन मिलेगा, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीजें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं, और ये सब विद्यार्थी मित्रों क्या है? ये सब संसाधन है। जंगलों में से प्राप्त होने वाली अलग अलग चीजें, ये संसाधन है। कृषि द्वारा जो कुछ भी मिलता है, ये संसाधन है। पालतू पशुओं से हमें ऊन मिलेगा, चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, ये भी संसाधन है। खनिज भी संसाधन है, अयस्क भी संसाधन है, और इन सब का उपयोग उद्योगों में होता है। इन शॉर्ट दैट हम ये कह सकते हैं, उद्योगों के अंदर जो भी चीजें बनाई जाती है, उन चीजों को बनाए जाने के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, और वो कच्चा माल संसाधन कहलाता है। जैसे उद्योग में टायर बन रहा है, टायर तो जानते हो ना, गाड़ी मोटर में जो यूज होता है, तो उद्योग में टायर बन रहा है। अब टायर किससे बनेगा? रबर से। तो टायर रबर से बनेगा, तो रबर कच्चा माल है। अर्थात जब तक कच्चा माल के रूप में हमें रबर नहीं मिलेगा, तब तक हम टायर बना पाएंगे नहीं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं संसाधन कच्चे माल का भी स्रोत है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब पढ़ते हैं संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में। अब संसाधन कहां पढ़ेंगे हम? शक्ति संसाधन के रूप में। शक्ति संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिससे कुछ पावर जनरेट किया जाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उपयोग उद्योगों में, घरों में, राइट, ईंधन के रूप में, ठीक है। यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। उद्योगों में भी ऊर्जा के रूप में किया जाता है, और घरों में भी किया जाता है। उद्योगों में भी किया जाता है, घरों में मतलब जैसे खाना वाना बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सूर्य प्रकाश हुआ, पवन हुआ, समुद्री लहरें हुई, ज्वार भाटा हुआ, जलप्रपात हुआ, इसके द्वारा भी हमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा भी, इसके माध्यम से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में क्या है? तो शक्ति संसाधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, घरों में भी ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है, खाना बनाने के लिए। फिर सूर्य प्रकाश हुआ, पवन हुआ, समुद्री लहरें हुई, ज्वार भाटा हुआ, जलप्रपात हुआ, इन सब का भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम ये शॉर्ट में समझेंगे कि ऐसे संसाधन जो शक्ति के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, इन सब का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों हमारा टॉपिक है संसाधन के प्रकार। तो संसाधनों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला नंबर मालिकाना के आधार पर, दूसरा नंबर पुनः प्राप्यता के आधार पर,
तीसरा नंबर वितरण क्षेत्र के आधार पर। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। परंतु मालिकाना की दृष्टि संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं, यह जानकारी तालिका की मदद से समझेंगे। चलो पहले देखो क्रम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मालिकाना की दृष्टि से। ठीक है, संसाधन के प्रकार हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी मित्रों मालिकाना की दृष्टि से। पहला नंबर है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत इधर विवरण है, यहाँ उदाहरण है। ठीक है, मालिकाना की दृष्टि संसाधन में पहला संसाधन कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब विद्यार्थी मित्रों होता है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का संसाधन। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे कौटुंबिक मालिकाना, जैसे एक घर है, वो घर किसी एक व्यक्ति के नाम का होगा तो वह व्यक्ति क्या बोलेगा? यह मेरा संसाधन है, यह घर मेरा है। ठीक है, उदाहरण में भूमि हुआ, आवास हुआ। आवास यानी घर और भूमि यानी जमीन। नहीं बोलते ये मेरा जमीन है, ये मेरा मकान है। भाई कैसे तुम्हारा जमीन हुआ? तो कागज दिखाएंगे, देखो लो ये इतना जमीन मेरे नाम का है, तो ये हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं? किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति। तो विद्यार्थी मित्रों राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति। जैसे सेना हुआ, सेना एक देश की होती है। ऐसे नहीं बोलते हैं इंडियन आर्मी, भारत की सेना, बोलते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं बोलेंगे गुजरात की सेना, उत्तर प्रदेश की, ऐसा कभी सुने हो? नहीं, क्योंकि सेना किसी राज्य की नहीं है, सेना समग्र देश की है, पूरे देश की है, तो बोलेंगे भारतीय सेना। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाला व्यापार, तो ये देश का ही हुआ। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तुम ऐसा बोलोगे गुजरात का माल जम्मू कश्मीर जा रहा है, जम्मू कश्मीर का माल गुजरात में आ रहा है, तो आप इसको बोलोगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार? नहीं, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं बोलोगे, इसे आंतरिक व्यापार बोलोगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब देश, तो राष्ट्रीय, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्रीय संसाधन मतलब देश का संसाधन, जैसे सेना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब क्या है? वैश्विक संसाधन। वैश्विक मतलब पूरे विश्व के लिए। संपूर्ण विश्व में ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है उसे बोलते हैं वैश्विक संसाधन। वैश्विक संसाधन का मतलब है ऐसा संसाधन जिनका उपयोग पूरा विश्व करता है, पूरा ब्रह्मांड करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जैसे कि विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना के संसाधन, यानी विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना का संसाधन। जैसे उदाहरण के तौर पे बोले संयुक्त राष्ट्र संघ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये पूरे विश्व का सर्वोपरि सत्ता है, पूरे विश्व का हैंडलिंग ये करता है, तो ये पूरे विश्व के लिए काम करता है, तो ये संसाधन है तो पूरे विश्व के लिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है संसाधन वितरण के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? वितरण। तो वितरण के क्षेत्र, तथ्य और उदाहरण। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4। पहला नंबर सर्वसुलभ संसाधन। तो विद्यार्थी मित्रों सर्वसुलभ संसाधन का मतलब होता है जो आसानी से हर जगह मिल जाए, हमें उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाना ना पड़े, शॉर्टकट आसानी से ही मिल जाएगा भाई तुम्हें। जैसे वातावरण में रही उपयोगी वायु, जैसे ऑक्सीजन आपको आसानी से मिलता है ना, आपको प्राप्त करना पड़ता है। आप ऑक्सीजन को अपने पास बुलाते हो नहीं ना, कि गैस का बाटला लेके उसको भरते हो, आसानी से मिल जाता है। आप जिंदा हो ना, श्वास ले रहे हो ना, ऑक्सीजन ले रहे हो ना, आसानी से मिल रहा है ना। उदाहरण में ऑक्सीजन हुआ और नाइट्रोजन। सामान्य सुलभ मतलब ये भी आसानी से मिल जाए, अर्थात सर्व सुलभ की तरह तो नहीं मिलेगा बट फिर भी आसानी से मिलेगा। जैसे कि सामान्यतः मिले, जैसे कि भूमि, जमीन, जल, गोचर हमें आसानी से मिल जाता है ना, हमें ढूंढना तो पड़ेगा नहीं, हम जहां है डायरेक्टली किस पे है? जमीन पर है। विरल संसाधन। विरल का मतलब होता है जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित है, मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा, जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित है। ऐसे खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम, क्या ये हर जगह मिलता है? अरे हर जगह मिले तो सब पैसे वाले हो जाए भाई, हर जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। ठीक है। एकल संसाधन। एकल संसाधन का मतलब क्या होता है? विश्व में भाग्यवश 1 या 2 स्थान पर, यानी पूरे विश्व में भाई, पूरे विश्व में भाग्यवश यार, वो भी फाइनल नहीं है, चाहे एक जगह मिले या तो 2 जगह, एक जगह तो पहले मिले। ठीक है, जैसे कि क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एक खनिज है जो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है। पूरे विश्व में ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह है जहां पर क्रायोलाइट खनिज मिलता है। अब बोलो क्रायोलाइट खनिज क्या होता है? एल्यूमिना का नाम सुने हो ना? एल्यूमिना को जब पिघलाएंगे ना तो उसमें से एल्यूमिनियम निकलेगा। एल्यूमिना को पिघलाएंगे ना तो उसमें से एल्यूमिनियम निकलेगा। बात यहाँ पे आके नड़ी ना भाई, एल्यूमिना को कैसे पिघलाएंगे भाई? कितना भी टेम्परेचर दोगे ना भाई, एल्यूमिना को कितना भी टेम्परेचर दोगे, पिघलने वाला नहीं है भाई। बहुत पावर चाहिए उसको, बहुत गर्मी चाहिए, उतनी गर्मी आप दे नहीं पाओगे। लेकिन इसी क्रायोलाइट खनिज को एल्यूमिना के ऊपर लगा दोगे ना
तो एल्यूमिना आराम से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। सोचो एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विद्युत के साधनों में होता है, पावरफुल उपयोग भाई, बहुत उपयोग होता है एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम का उपयोग पूरा विश्व करता है, तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम आया कहाँ से, एल्यूमिनियम एल्यूमिना से आया, और एल्यूमिना तो ऐसे पिघलने वाला नहीं है, तो पिघला कौन रहा है, क्रायोलाइट खनिज। तो सोचो पूरा विश्व क्रायोलाइट खनिज के लिए किसके ऊपर निर्भर है, ग्रीनलैंड के ऊपर है। ठीक है, तो आप समझ, एकल मतलब कहीं एक जगह पे पूरे विश्व में, समझ में आ गया ना। आगे तालिका में देखकर हम दो प्रकार के वर्गीकरण समझे हैं, संसाधनों के विभाग अन्य रूप से भी किए जा सकते हैं, जिसमें है नवीनीकरण संसाधन। ये दो भाग लिए जा सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, नवीनीकरणीय संसाधन का मतलब है, परिभाषा बता रहा हूं तो मस्त परिभाषा बता, ध्यान सुनो। नवीनीकरणीय का मतलब है ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, और अगर वे करते करते खत्म भी हो जाते हैं तो हम उन्हें फिर से प्राप्त कर सके, उसे नवीनीकरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ संसाधन स्वयं एवं निश्चित समय के उपयोग में हिस्से की पूर्ति करते हैं, अथवा वे खत्म न हो अखूट होते हैं, जैसे जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि। सिंपल सी बात है, वही जो मैंने बताया, ऐसे संसाधन जो अखूट हैं, जो इतना सारा है ना भैया कि तुम खत्म नहीं कर सकते हो, अगर बाई चांस खत्म भी होते हैं ना तो हम उसे वापस से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जंगल, कितना जंगल है, बहुत जंगल है, अगर जंगल खत्म हो गया तो क्या करेंगे भाई, वृक्षारोपण करो, जंगल फिर से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सूर्य प्रकाश तो हमेशा रहने वाला है, पशु पक्षी खत्म भी हो रहे हैं, आप वृक्षारोपण करो, आप एक अच्छे पर्यावरण का निर्माण करो, एक अच्छा इकोसिस्टम बनाओ, पशु पक्षी अपने आप आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं नवीनीकरणीय संसाधन। अब विद्यार्थी मित्रों, इसी में अनवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय मतलब उल्टा, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, उपयोग करते करते अगर अचानक ये खत्म हो जा रहे हैं, अगर खत्म हो जा रहे हैं तो हम इसे वापस प्राप्त भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। और प्राप्त कर सकते, बट इतना समय, हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, या तो 100 साल कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, हजारों करोड़ों साल लगेंगे। जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसे पुनः बनाया नहीं जा सकता, नजदीक के भविष्य में उसका पुनः निर्माण असंभव है, उसी को बोलते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब का निर्माण लाखों करोड़ों साल बाद हुए हैं। अगर एक बार खत्म हो जाएंगे ना भाई तो वापस मिलने वाले नहीं है, और कितना भी टाइम लगाओ, कितना भी टाइम लगाओ, इसका निर्माण भी संभव नहीं है। ठीक है, पर कितना भी टाइम लगाओ बनाने में, नहीं भाई, निर्माण असंभव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया होगा, आगे देखते हैं ना भाई। अब हमारा टॉपिक क्या है, संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। कैसे करेंगे संसाधन का आयोजन संरक्षण, ध्यान समझते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य की जो आवश्यकताएं है ना वो अमर्यादित है। अमर्यादित का मतलब है एक आवश्यकता नहीं है भाई, बहुत सारी आवश्यकता है, जबकि प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है। समझ में आया, मनुष्य की आवश्यकताएं ढेर सारी हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन थोड़े बहुत है। आवश्यकताएं अमर्यादित है, बट उन आवश्यकताओं के सामने संसाधन मर्यादित है। आवश्यकताएं ज्यादा है, संसाधन कम है। विगत 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास, भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। विगत 100 वर्षों में देखा जाए तो तकनीकी में भी वृद्धि हुआ, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुआ, समझ में आ रहा है ना, जनसंख्या विस्फोट हुआ, समझ में आ रहा है ना, संसाधनों का उपयोग बढ़ा, इस प्रकार से समस्याएं आ गई भाई। जैसे जैसे देश का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, विज्ञान आगे बढ़ा, जनसंख्या वृद्धि हुई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई। एक आवश्यकता थी तो एक का 10 हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल दिए 10 हो गया, अरे यार एक समय था ना, पूरा पहले की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले की बात, मैं नहीं जिंदा था भाई, मतलब मैं जो पैदा हुआ तब की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 100 साल मतलब समझो। अब किसी को हवा लेना था ना बेटा, हवा, तो पेड़ के नीचे बैठ जाता था, या तो नहीं होता था वो लकड़े का गोल गोल घुमाओ हवा लेने के लिए, हमारे गांव में बेना बोलते, बेना, हमारे गांव में, उत्तर प्रदेश का हूं ना मैं, बेना बोलते। तो भाई हवा लेना था तो बेना घुमाओ हवा लो, यह आवश्यकता थी, एक बेना घुमाओ, हवा लेना है, आवश्यकता है, और आवश्यकता की पूर्ति बेना कर रहा है या तो पेड़ कर रहा है। ठीक है, और आज देश की जनसंख्या बढ़ी, देश का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा। अब बताओ, हवा लेने के लिए पंखा, हवा लेने के लिए कूलर,
हवा लेने के लिए एसी, आवश्यकता ही एक ही है, हवा लेना है, लेकिन उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन कितने हैं? पंखा 1, कूलर 2, एसी 3। आ रहा है समझ में? वीडियो देखना है, पिक्चर देखना है, एलईडी 1, कंप्यूटर 2, मोबाइल फोन 3 और टेबलेट 4। लो, आवश्यकता एक है, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन अनेक हो गए। ऐसे कैसे? मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, ज्यादा कैसे हो गई? इसीलिए तो बता रहा हूं, ज्यादा कैसे हुई? जनसंख्या बढ़ा, विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा, विज्ञान बढ़ा, इन्हीं सब कारणों से मनुष्य की आवश्यकताएं और बढ़ गई। अब बढ़ गई तो संसाधन का उपयोग भी बढ़ गया। अब संसाधन का उपयोग तेजी से होने लगा तो संसाधन खत्म होने लगा। अब संसाधन खत्म होने लगा तो हम उसे बचाएंगे। इसीलिए हमारा टॉपिक है संसाधन का आयोजन एवं संरक्षण। देखते हैं इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में बहुत ही खराब परिणाम आएगा भैया। सही बात है। वर्तमान में जिस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत तेजी से संसाधन का उपयोग करता जा रहा है, बहुत तेजी से करता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा ना भाईजान, संसाधन खत्म हो जाएगा, भविष्य क्या हो जाएगा? खराब। वो गाना है ना, आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। ब्राइट नहीं होगा भैया, कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना, अर्थात वर्तमान में रहकर हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जिससे हम भविष्य में भी संसाधन को बचाने का प्रयास करें। इसी को बोलते हैं भावी विकास। भावी विकास बोलते हैं, संपोषित विकास बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भावी विकास अर्थात क्या, संपोषित विकास अर्थात क्या। इसका मतलब यही होता है, समझ में आया ना, अस्थायी विकास अर्थात क्या। वर्तमान में रहकर हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं उन सभी संसाधनों को हम भविष्य के लिए बचाए, उसी को अस्थायी विकास बोलते हैं। आगे देखते। और इन सब संसाधनों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। आगे देखते। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है। अर्थात जो संरक्षण शब्द है ना, वह किसके लिए है? संसाधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। अर्थात हमें संसाधन को बचाना है। वर्तमान समय में जिस तरह से दोहन हो रहा है संसाधन का, उसी तरह से संसाधन का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता रहा तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत है। सपना हो जाएगा भैया कि तुम भविष्य में भी तुम्हारी पीढ़ी चलेगी, भविष्य में तुम्हारी पीढ़ी चलेगी, सपना हो जाएगा। जिस तरह से वर्तमान में भी संसाधनों का उपयोग हो रहा है तेजी से, विवेक पूर्वक नहीं हो रहा है, अविवेक पूर्वक, अनलिमिटेड, बेफजूल हो रहा है, इसी तरह से चलता रहा ना तो आने वाला भविष्य ना सपने वाला भविष्य रहेगा। तो सोच रहे हैं ना कि हमारे बाल बच्चे भविष्य में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुम ही नहीं रहोगे, बाल बच्चे भी नहीं रहेंगे, और रहेंगे भी ना तो संसाधन नहीं रहेगा, तो बिना संसाधन का कहाँ से जिंदा रहेंगे भाई? मर जाएंगे। उसके लिए विवेक पूर्वक, अगर संसाधन को बचाना है तो विवेक पूर्वक उपयोग करो, उसका संरक्षण करो, उसका पुनः उपयोग करो, तब जाके कुछ होगा। यानी संसाधन का हमको बचाव करना चाहिए, संसाधन का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, जहां आवश्यकता हो वहीं करना चाहिए। संसाधन का बिगाड़ हमें नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़े तो एक संसाधन को 2 से 3 बार उपयोग करना चाहिए। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो तो उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं। अर्थात जब कोई वृक्ष हो या जब कोई जीव हो, कोई भी जीव जंतु प्राणी हो, अगर उसका जीवन संकट में आ रहा है तो हमें उसको बचाना है, हमें उसको बचाना है। कोई भी हो, कोई भी वन्य जीव हो, अगर संकट में आ रहा है तो हमें उसको बचाना है, और ये बचाना ही संरक्षण है। संरक्षण का मतलब है बचाव करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक विद्यार्थी मित्रों हमारा है कि संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझें। अब कैसे बचाएंगे हम संसाधन को, उसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहले किसी एक प्रदेश या एक देश को एक इकाई मानो और उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करो। अर्थात संसाधन को बचाना है ना आपको, तो सबसे पहले किसी एक प्रदेश को या किसी एक देश को एक इकाई मान लो। उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एकदम मस्त उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? अहमदाबाद, गुजरात की एक जिला है अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ।
अब अहमदाबाद में मैं रहता हूं तो मैं अहमदाबाद को एक इकाई मान लिया। उस अहमदाबाद के अंदर कितने संसाधन है पहले उसकी जानकारी प्राप्त करो। अहमदाबाद में कौन कौन से संसाधन हमें मिल रहे हैं, जैसे कोयला मिल रहा है कि पेट्रोलियम मिल रहा है, प्राकृतिक गैस मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, उसका एक सूची बनाओ। और उन संसाधनों में सबसे ज्यादा उपयोग किसका हो रहा है उसके बारे में जानो। अब फिर ये जानो क्या उसके उपयोग को हम कम कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको बचाकर अपना आवश्यकता भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह से पहले तो जानकारी प्राप्त करनी पड़े, यानी हमें संसाधन को बचाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर संसाधन है कितना, कौन कौन सा है, किसका उपयोग तेजी से हो रहा है, किसका उपयोग हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवनीकरणीय है उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए एवं उसके उपयोग अनिवार्य हो तभी करना चाहिए। ऐसे संसाधन जो अनवनीकरणीय है, जो मर्यादित है, जो कम है, जिनका उपयोग अगर ज्यादा करेंगे तो वो खत्म हो सकता है, तो ऐसे संसाधन का उपयोग हमें मितव्ययता पूर्वक, विवेक पूर्वक करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, जब आवश्यकता हो तब करना चाहिए, उसका बेफजूल उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो जाएगा ना भैया तो वापिस मिलने वाला नहीं। आगे देखते, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उनके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संसाधन, जैसे जंगल एक संसाधन है, तो हमें जंगल को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं ना। हमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों वृक्षारोपण करना है, वृक्षारोपण करेंगे तो जंगल की संख्या बढ़ेगी, तो जंगल की संख्या बढ़ेगी मतलब जंगल एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो वो भी बढ़ेगा। जो संसाधन वर्तमान में सरलता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकताओं के लिए मितव्ययता पूर्वक बचाना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, ऐसे संसाधन जो हमें आसानी से मिल जा रहे हैं, आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जा रहे हैं हमारे लिए, हमें ऐसे संसाधन का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य के लिए बचाना। जैसे पानी एक ऐसा संसाधन है जो आपको आसानी से मिल जा रहा है, ठीक है, फ्री में, वो भी फ्री में मिल रहा है। तो आज पानी तुम्हें फ्री में मिल रहा है पीने के लिए, तो आप पानी का दुरुपयोग मत करो, पानी का उपयोग कम से कम करो, आवश्यकता पड़े तब करो, उसका बिगाड़ मत करो। अगर पानी को वर्तमान में बचाओगे ना तो भविष्य में भी लोग पानी पिएंगे फ्री में, और अगर पानी का बिगाड़ करोगे ना तो भविष्य में लोग पानी तो पिएंगे लेकिन पैसा देके, और एक समय ऐसा आएगा ना कि पैसा तो है लेकिन पानी ही नहीं है भैया, याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया। आगे देख, मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद। मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना अर्थात कोई भी संसाधन है वह मर्यादित मात्रा में रहे, तो उसका तकनीकी विकास हो, उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज हो और लंबे समय अंतराल तक फायदेमंद हो। अर्थात जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल हमारा एक मर्यादित संसाधन है, अब पेट्रोल का उपयोग तेजी से हो रहा है। अब हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ, भाई पेट्रोल को हमें बचाना है, तो पहले पेट्रोल को हम कैसे बचाएंगे बताओ। पेट्रोल को बचाना तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है। पेट्रोल का उपयोग गाड़ी चलाने में होता है, वाहनों में होता है, तो दिमाग वाहन गैस से चलने लगा तो बोलो पेट्रोल बचा। अब वाहन इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा तो पेट्रोल बचा कि नहीं बचा। इसको बोलते दिमाग, वैकल्पिक स्रोत का उपयोग, साइंस यही है। अर्थात पेट्रोल का उपयोग तेज हो रहा है, पेट्रोल मर्यादित है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर वापस बनने वाला नहीं है। तो इसको बचाने का प्रयास कैसे किया गया। पेट्रोल को बचाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और गैस से चल रही है। अब एक समय ऐसा आएगा कि भाई गैस को भी बचाना है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज होगी तो बड़ी से बड़ी गाड़ियां, हैवी इंजन वाली गाड़ियां भी, कुछ खोज तो जरूर होगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेगी। अभी तो चली रही हैवी इंजन वाली, पर उससे भी हैवी इंजन जो ट्रक व्रक होता है, जैसे माल सामान ढोते हैं, उसका भी कुछ होगा। समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखते हैं, संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उसका अमल करना चाहिए। भाई संसाधन को बचाना है तो नियम कानून बनाना पड़ेगा, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हम उनको समझा रहे हैं भाई संसाधन बचाना है, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे। जंगलों को काटना नहीं है, लोग जंगल काट रहे हैं। जंगलों में शिकार नहीं करना चाहिए, लोग शिकार कर रहे हैं। घर के सामने पेड़ पौधे उसे नहीं काटना चाहिए, लोग काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार नियम कानून बना रही है, और ये नियम कानून के अंतर्गत उन्हें सजा भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट, नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों का अवगत होकर जन जागृति, अवेयरनेस। भाई सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए संसाधन है क्या,
संसाधन का उपयोग हमारे लिए क्या है, अर्थात संसाधन नहीं रहेगा तो क्या होगा। लोगों को संसाधन के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए, लोगों को जन जागृत करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि व्हाट इज रिसोर्सिस, संसाधन क्या है। जब लोगों को यह पता चलेगा संसाधन क्या है तभी तो लोग बचाएंगे। जब लोगों को यही नहीं मालूम पड़ेगा इसे कहते क्या है तो बचाएंगे कहां से। ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं मालूम, मालूम है, फिर भी उनको अवेयर करना पड़ेगा कि संसाधन हमारे लिए बहुत जरूरी है, भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हमें इन्हें वर्तमान में कम से कम उपयोग करना है जिससे भविष्य सुसज्जित हो, भविष्य अच्छा हो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इस तरह से अभी जो हमारा है ना संसाधन का एक टॉपिक, एक स्टेज पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे जमीन के बारे में, जमीन निर्माण के बारे में। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों नवा टॉपिक है हमारा जमीन निर्माण। अब जमीन निर्माण क्या है, देखो, जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है। अर्थात जमीन एक पतली परत है जो पृथ्वी के पपड़ी पर अनेक कणों से बनी होती है। अर्थात जमीन में एक कण नहीं होते, जमीन में बहुत सारे कण होते हैं। अर्थात जमीन बहुत सारे कणों का एक परत है, पतली परत है, जिसमें खनिज, नमी, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब है सेंद्रीय तत्व, हवा वगैरह मिले होते हैं। तो जमीन में क्या क्या होता है, जमीन में खनिज होता है, जमीन में नमी होता है, जमीन में ह्यूमस का मतलब है सेंद्रीय तत्व होता है, हवा होता है। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं, यानी जमीन के नीचे जो स्तर होते हैं वह चट्टान कहलाते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है। अर्थात जमीन का निर्माण कैसे होता है मैं बताऊं कि जमीन के नीचे चट्टान होता है, मैंने अभी आपको बताया जमीन के नीचे क्या होता है, चट्टान। अब समझो एक चट्टान है, वो चट्टान का घिसाव होगा, वो चट्टान का कटाव होगा, जिस चट्टान के घिसने से चट्टान टूटेगा, चट्टान का कटाव होने से भी चट्टान टूटेगा और टूट के छोटे छोटे कणों में बिखरेगा और वो छोटा छोटा कण मिलकर जमीन का निर्माण करेगा। ठीक है, जिसमें जैविक अवशेष होता है। चट्टान में क्या होगा, जैविक अवशेष, नमी होगा, हवा होगा। अन्य रूप से कहे तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। मोस्ट आईएमपी, जमीन किसका मिश्रण है, जमीन में खनिज भी है और जमीन में जैविक तत्व भी है। उसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता है। अर्थात जमीन में ऐसे खनिज हैं, जमीन में ऐसे जैविक तत्वों के प्राकृतिक मिश्रण है जिससे जमीन के अंदर पौधों का वृद्धि विकास भी संभव है। नेक्स्ट थिंग, जमीन, जमीन के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह जिसे स्तर या हम जमीन कहते हैं, यानी जमीन पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपर वाला स्तर है जिसमें वनस्पति का वृद्धि और विकास के लिए खनिज भी है और जैविक द्रव्य भी है, मैंने बताया। जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जमीन के अंदर खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, लेकिन हर जमीनों में खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य का अनुपात एक समान नहीं होता। किसी किसी जमीन में खनिज द्रव्य जैविक द्रव्य ज्यादा होते हैं और किसी किसी जमीन में जैविक द्रव्य और खनिज द्रव्य ज्यादा होते हैं और किसी किसी जमीन में जैविक द्रव्य और खनिज द्रव्य कम होते हैं। समझ आया ना? और जो जमीनें होती हैं हर जगह अलग अलग प्रकार की होती हैं। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों का मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों का पपड़ी या स्तर। मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल को तोड़कर उसे बारीक कण बनाते हैं, तो इस सूढ़ से वनस्पति और जीव जंतुओं का विघटन या सड़ने से बनने वाले सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, जो चट्टान है, चट्टान का घिसाव होगा, चट्टान टूटेगा, उनके कड़े अलग अलग बिखरेंगे, उन कड़ों को मिलने से जमीन का निर्माण होगा और वो सब कड़े खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्यों का निर्माण करती हैं और जिससे वनस्पति का वृद्धि और विकास होता है। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल में संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय के अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जहां भी जमीन का निर्माण होता है विद्यार्थी मित्रों, सबसे ज्यादा जमीन के निर्माण में सहायक होता है जलवायु का प्रभाव। जहां जैसा जलवायु हो, क्लाइमेट,
जहां की जैसी जलवायु हो वहां पर वैसे ही जमीन का निर्माण होता है। अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायु समयांतराल से बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। अर्थात जो चट्टान होता है वह एक ही प्रकार का होता है, हर जगह का चट्टान एक ही प्रकार का होता है, फिर भी जमीन अलग अलग कैसे होता है कि चट्टान का घिसाव जो होता है ना, चट्टान का जो घिसाव होता है ना, एक लंबे समय की प्रक्रिया है और उस लंबे समय की प्रक्रिया में जलवायु का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जमीन अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग जगह पर जमीन के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसका यही रीजन है कि जलवायु अलग अलग होता है हर जगह। जमीन का प्रकार, उसके रंग, उसके जलवायु, उसके मातृ चट्टान, उसकी कण रचना एवं उसके उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी जमीन में रंग होते हैं, अलग अलग रंग के जमीन होते हैं, सभी की जलवायु अलग अलग होती है, वहाँ की मातृ चट्टान सबका अलग अलग होता है, कण रचना अलग अलग होता है, उपजाऊपन भी अलग अलग होता है। तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों हम पढ़ेंगे जमीन के प्रकार के बारे में। तो वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि संशोधन परिषद ने दिया है भारत में जमीन के 8 प्रकार है, ठीक है, जिनमें से पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। अब 8 प्रकार जमीन के कौन कौन से हैं देखो। पहला नंबर काप की जमीन, जिसको बोलते हैं एल्यूवल सोइल, लाल जमीन, रेड सोइल, काली जमीन, ब्लैक सोइल, लेटेराइट जमीन, ठीक है, रेगिस्तानी प्रकार की जमीन डेजर्ट सोइल, पर्वतीय जमीन माउंटेन सोइल, जंगल प्रकार की जमीन फॉरेस्ट सोइल, दलदली या पीट प्रकार की जमीन तो मार्सी एंड पिटी सोइल, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो पहला नंबर है काप की जमीन, एल्यूवल सोइल। इस प्रकार की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 43% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। सिंपल सी बात है, यानी भारत में काप की जमीन ज्यादा है। 100% में से 43% जमीन पूरे भारत में किसकी है? काप की, यानी बहुत ज्यादा जमीन है ये। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ होती है, अर्थात भारत के पूर्व में ये जमीन की शुरुआत ब्रह्मपुत्र की घाटी से चालू होती है, फिर सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और उन इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन आई हुई है। सिंपल सी बात है, इतना सारा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में, दिया ही गया होगा ना। 43% है भैया, पूरे 100% में से 43 घुमा फिरा के आधा मान लो, ऐसा समझ में आया ना। काप की जमीन का निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित काप की आभारी है, यानी नदियों के द्वारा निक्षेपित काप से इस जमीन का निर्माण होता है। इस जमीन में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। मोस्ट IMP है, इस जमीन में किसका प्रमाण अधिक दिखाई देता है? तो पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा इसमें कम होती है। यदि इस जमीन में दलहन वर्ग की फसलें की जाए तो नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। अर्थात ऐसे जमीन में अगर दलहन वर्ग की खेती करोगे तो इस जमीन में नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ेगा। इस प्रकार की जमीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई, तिलहन आदि फसलें ली जाती। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर एग्जाम में आता है काप की जमीन तो आपको कौन कौन से पॉइंट लिखना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे इस प्रकार की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल में 43% क्षेत्र पर फैली हुई है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इस जमीन में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूने का प्रमाण अधिक दिखाई दिया। 2 पॉइंट, नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखती है। 3 पॉइंट, दलहन वर्ग की फसल लेंगे तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता बढ़ जाएगा। 4 पॉइंट, इस जमीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई, तिलहन आदि फसलें ली जाती है। यानी ये 5 पॉइंट अपने को लिख देने, आपको नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और बड़े में भी आता है तो सब प्रकार समझाना, सब प्रकार में तो 5-5 पॉइंट बहुत हो गया। ये देखो मैप, देखो एक जमीन का, भारत है
भारत का मैप है, उसके जमीन के अलग अलग प्रकार हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि काप की जमीन है, काली जमीन है, लाल जमीन है, लेटेराइट जमीन है, पर्वतीय जमीन है, रेगिस्तानी जमीन है। काप की जमीन देखो ये कलर में दिख रहा है, पीले कलर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो ये सब पूरा काप की जमीन है, 43% मतलब आपको दिख भी रहा है, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर काली जमीन है, ये सब तुम्हारी कौन सी जमीन है, काली जमीन है। लेटेराइट उसके बाद लाल जमीन दिख ही रहा है आपको। इस प्रकार भारत में 8 प्रकार की जमीन का जो वर्गीकरण है उसमें से 1 2 3 4 5 6 प्रकार का दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं लाल जमीन। लाल जमीन क्या है? लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। ठीक है, दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक यह जमीन पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से पश्चिम में कच्छ तक फैली हुई है। यानी ये जमीन कहां से कहां तक फैली हुई है भैया? दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कच्छ तक फैली हुई है। राजस्थान में इस प्रकार की जमीन दिखाई देती है ज्यादा, लाल जमीन। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यानी इस जमीन में कौन सी ऑक्साइड होती है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। अब बोलोगे फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड लौह तत्व से बनता है, लौह तत्व से। तो इस फेरिक ऑक्साइड के कारण ही इसमें बहुत गर्मी होती है, इसी के कारण ही यहाँ का जमीन लाल दिखाई देता है। राजस्थान में गर्मी तो होती है, तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। यानी जो लाल जमीन है ना, ऊपर से लाल दिखाई देगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पीला रंग। इस जमीनों में चूना, कंकड़, कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस जमीन में अधिकांश मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे विद्यार्थी मित्रों, वो भी देख लो कि सबसे पहले क्या लिखोगे? 19%। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? 19%। ये भी लिख सकते हो दक्षिण में द्वीपकल्प तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड, पूर्व में राजमहल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। राजस्थान में ये जमीन दिखाई देती है, ये भी लिख सकते हो। फेरिक ऑक्साइड इसमें होगा, इसलिए इसका रंग लाल होगा। फिर इस जमीन में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास की कमी दिखाई देती है। सॉरी, जमीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी ये सब का खेती कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते आगे विद्यार्थी मित्रों, काली जमीन। काली जमीन यानी ब्लैक सोइल। तो काली अथवा रेगुड़ जमीन भारत के क्षेत्रफल में 15% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखो ये काली जमीन है, दिख रहा है ना? तो ये भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 15%। ठीक है, इस जमीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने से हुआ है। अर्थात दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों में जो लावा फूटा, लावा जब निकला जमीन के बाहर और जमीन के अंदर से जब लावा निकला और लावा गर्म होने के बाद ठंडा हुआ और लावा फैल गया, तो जो जमीन बना वही जमीन कौन सी जमीन है? काली। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं बड़ोदरा जिले में इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। इस जमीन के निर्माण में लावाई चट्टान की जलवायु की भूमिका है। अर्थात सिंपल सी बात है, ये जमीन का निर्माण लावा के फूटने से हुआ है। अब लावा क्या होता है? जमीन के अंदर से नहीं एकदम गरम गरम मैग्मा निकलता है, फैल जाएगा पूरा भैया, फैलेगा तो जमीन बनेगा, ठंडा होकर चट्टान बनेगा, वही चट्टान से जमीन बनेगा। जमीन का नाम काली जमीन। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट का प्रमाण अधिक होता है। अर्थात काली जमीन में किसका प्रमाण अधिक होता है? लोहे का, चूने का, कैल्शियम का, पोटास का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस जमीन में नमी संग्रह करने की शक्ति काफी अधिक होती है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है। इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू, उड़द जैसी दलहन की वर्ग की फसलें ली जाती है। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से यह जमीन उपयोगी है, इसीलिए इसे कपास को काली जमीन के रूप में पहचाना जाता है। मोस्ट टाइम एग्जाम में यही पूछेगा, कपास की जमीन के रूप में पहचाना जाता है, उस जमीन का परिचय दो। तो कपास की जमीन के रूप में पहचाना जाता है उस जमीन का परिचय, मतलब काली जमीन का परिचय। इसमें भी आप पॉइंट्स बना सकते हो। सबसे पहला तो क्या है? 15% वाला लिख देना। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी, वडोदरा में पाया जाता है। इस जमीन के निर्माणों में लावाई चट्टान जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोहा, चूना, कैल्शियम ये सब का प्रमाण इसमें अधिक दिखाई देगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम।
इसका उपजाऊपन अच्छा होता है। इस जमीन में नमी संग्रह करने की, नमी मतलब जैसे पानी सोखने की शक्ति अधिक होती है। काली जमीन, कभी तो गुजरात में देखते हो बरसात हो जाता है तो जहाँ पे पानी भर जाता है वहाँ पे काली मिट्टी डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि काली मिट्टी पानी को सोख लेती है। और जब नमी सूख जाती है ना तो इसमें दरार या भंग बन जाती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली ये सब लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कपास के लिए है, इसलिए इसे कपास की काली जमीन भी कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थी मित्रों, लेटेराइट या पड़खाव जमीन। ठीक है, अब लेटेराइट जमीन क्या है? इस जमीन का नाम लेटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इस जमीन का नाम लेटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग और लौह ऑक्साइड के कारण होता है, अर्थात ये जमीन भी लाल रंग में पाई जाती है। इसका भी कारण है लौह ऑक्साइड, यानी वही फेरिक ऑक्साइड जो लाल जमीन मैंने आपको बताया। यह जमीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम होती है और सूखने पर क्या हो जाती है? एकदम कड़ी बन जाती है। ओके, सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिका में पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ। तो लेटेराइट या पड़खाऊ जमीन के बारे में जानो। लेटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह जमीन भीगने पर तो मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है, बट जैसे सूखता है ना एकदम कड़ा बन जाता है। सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन और सिलिका में पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुआ है। इस प्रकार की जमीन में मुख्य रूप से लौह तत्व, पोटास, एल्यूमिनियम का प्रमाण दिखाई देता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है, परंतु इसमें खाद डालोगे तो कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफी, काजू आदि की फसलें ले सकते हैं। ऐसा इसकी जो उपजाऊपन होती है ना विद्यार्थी मित्रों, कम होती है। लेकिन अगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर हम खाद मिलाएंगे, ये जमीन का उपजाऊपन कम होता है, लेकिन अब इसके अंदर खाद वाद मिलाएंगे तो उपजाऊपन बढ़ेगा। तो हम कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफी, काजू आदि की फसल ले सकते हैं। इस जमीन को पड़खाऊ जमीन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अगर पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो सबसे पहला है लेटर शब्द वाला, ये लाल रंग के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग, भीगने पर मक्खन, सूखने पर कड़ी हो गया। उसके बाद लौह तत्व जमीन में क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम का प्रमाण अधिक, उपजाऊपन कम होता है, तो खाद मिलाएंगे तो बढ़ेगा। क्या क्या फसल लेंगे लिख सकते हैं। इस जमीन को पड़खाऊ जमीन भी कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट है रेगिस्तान प्रकार की जमीन। यह जमीन शुष्क एवं अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होती है, अर्थात जहां पर बरसात कम होता है। यह जमीन रेतीली होती है और उपजाऊपन इसका कम होता है। इसमें घुलनशील क्षार का प्रमाण क्या होता है? अधिक होता है। इस प्रकार की जमीन राजस्थान, हरियाणा में और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ये ऐसे जगह है जहां पर बरसात कम होती है। गुजरात में भी इस प्रकार की जमीन पाई जाती है, कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में। सिंचाई की सुविधाओं में, अर्थात ऐसे जमीन में अगर खेती करना है तो सिंचाई की सुविधाओं का विकास करके इसमें बाजरी, ज्वार फसल ले सकते हैं। ठीक है, फिर है पर्वतीय जमीन क्या है? यह जमीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक ऊंचाई पर मिलता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जो पर्वतीय जमीन है ना वह घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं, यानी जो इनका जमीन का लेयरिंग होता है बहुत पतला होता है। असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में यह जमीन पाया जाता है। हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्ष वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। ये सब एग्जाम में इतना पूछता नहीं है। जंगल प्रकार की जमीन, इस प्रकार की जमीन हिमालय के सुकुंद्रुम वनों से 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच सह्याद्री एक पर्वत है, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वृक्षों के
गिरे हुए पत्तों के भू सतह से यह जमीन ढकी रहती है। ये पत्ते सड़ेंगे तो सेंद्रीय खाद का निर्माण करेंगे और जमीन में मिल जाएंगे, जमीन का स्तर काला हो जाएगा, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने से नीले या लाल रंग में बदलता है। अर्थात वृक्षों से गिरे हुए पत्ते के भू सतहों से यह जमीन ढकी होती है और ये पत्ते सड़ेंगे तो सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ेगा और जमीन का ऊपरी स्तर काला हो जाएगा और जमीन का जो निचला स्तर है वो नीला और लाल रंग में बदलेगा। इस जमीन में चाय, कॉफी, गरम मसाले के उपरांत गेहूं, मक्का, जौ, धान इत्यादि फसलें ली जाती है। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में है। आगे देखिए, दलदली एवं पीट प्रकार की जमीन। इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। अर्थात ऐसी जमीन ऐसी जगह पर पाई जाती है विद्यार्थी मित्रों जहां पर नमी होती है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता यानी बहुत ज़्यादा होता है। फास्फेट एवं पोटास की कमी होती है। अर्थात जैविक पदार्थ में क्षार बहुत ज़्यादा होता है, फास्फेट और पोटास कम होता है। ऐसी जमीन उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु के किनारे वाले भाग में, उत्तर बिहार में, मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र मर्यादित है यानी बहुत कम है। ठीक है, लास्ट जो हमारा टॉपिक इसमें चलता है, चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, वो है जमीन का कटाव। ये भी हम जानते हैं। जमीन का कटाव क्या है? जमीन का कटाव अर्थात विद्यार्थी मित्रों जमीन के जो कण है ना वह गतिशील हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वही जमीन का कटाव। अर्थात जमीन के मिट्टी के कण अर्थात जमीन के कण हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़ेंगे और पानी के माध्यम से बहेंगे और एक जगह से उड़ के या एक जगह से बह के किसी दूसरे जगह पर जाके इकट्ठा होके जमीन का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं जमीन का कटाव। अन्य रूप से कहे तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्य जगहों पर स्थानांतरित होना। जमीन के कण इसमें तो दो ही दिया है, हवा और पानी। वैसे तो जमीन का कटाव अर्थात परिभाषा यह है जब जमीन के कणों का हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण होता है, उसी को जमीन का कटाव बोलते हैं। पानी के द्वारा बह के, हवा के द्वारा उड़ के और पक्षियों के द्वारा, अगर पक्षियां ने, जैसे हम खेती करते हैं ना तो खेती में बीज फेंकते हैं ना, बीज, और पक्षियां एक एक बीज को जब उठाना चाहती है ना खाने के लिए, तो उस बीज के साथ जमीन के कण भी आता है और एक एक कण को लेके उड़ जाती हैं और जहां पर बीज उतार के खाएंगे जमीन का कण भी वहीं रख देंगी। अब आप बोलोगे यार सर पक्षी जमीन का कटाव कैसे करेगा? अरे यार ये पूरी प्रक्रिया समझो ना, एक साथ सभी पक्षियों का समझो ना, इतने सारे पक्षियां सब करते हैं। अरे थोड़ा बहुत तो होगा, बट डेफिनेशन क्या बोलता है ये मत देखो। पक्षी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट देखो क्या बोलता है। जमीन का कण एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो जमीन का कटाव करेगा, वो कैसे भी जाए, एक कण भी जाए तो भी। ठीक है, तो जमीन का कटाव अर्थात जब जमीन के कणों का स्थानांतरण अलग अलग माध्यम जैसे कि हवा, पानी, पक्षी, सूर्य प्रकाश के द्वारा। अब आप बोलोगे सूर्य प्रकाश कैसे करता है? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं, चट्टानों पे जब सूरज की गर्मी लगती है तो चट्टान के आधे भाग सूरज से गर्म हो जाते हैं और जिन भाग पे चट्टान पे सूरज की गर्मी नहीं लगती तो वो भाग ठंडे रहते थे। चट्टान के जिस भाग पे सूरज की गर्मी लगती है वह भाग गर्म, जिस भाग पे गर्मी नहीं लगती वह भाग ठंडा। ठंडा गर्म के साथ चट्टान के बीच में दरार आएगा, चट्टान टूट जाएगा और टूटने के बाद चट्टान के एक एक कण नीचे गिरेंगे और जो जमीन का निर्माण करेंगे उसे चट्टानी जमीन बोलेंगे। तो वो भी तो हुआ ना, जमीन के कणों का स्थानांतरण तो हुआ ना। ठीक है, यह ऊपरी स्तर से बनने में वर्षों लगे हैं, यानी जमीन का कटाव होने में वर्षों लग जाते हैं। इसके कारण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिनों में धुल जाए तो कृषि का उत्पादन घटता है। अर्थात जमीन का जो कटाव होता है उससे जो जमीन का निर्माण होता है, अगर उस जमीन के निर्माण पे तूफानी हवाओं का, भारी वर्षा का अगर प्रभाव पड़ा तो वह जमीन का उपजाऊपन घट जाएगा और कृषि का उत्पादन भी घट जाएगा। इस स्तर की सुरक्षा के लिए यह स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव हमें रोकना चाहिए। अर्थात जमीन का कटाव मैंने बताया, अब हमें जमीन का कटाव रोकना चाहिए। देख रहा है ना आपको जमीन का कटाव हो रहा है, देख रहे हो, देखो गड्ढा गड्ढा, ऊपर की जमीन नीचे खसक गई। इधर देखो कितना सारा जमीन ऊपर था, कहाँ चले गया सब नीचे। जमीन कटाव हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ये सब जमीन कटाव के। अब भाई जमीन के कटाव को रोकने के उपाय कैसे रोकेंगे हम? देखो, जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों पे नियंत्रण लेना चाहिए। अर्थात जो चराई की प्रवृत्तियां होती है ना, जैसे गाय भैंस है, जब चरेंगे तो घास को मुंह से पकड़ के उखाड़ेंगे, तो घास के साथ मिट्टी भी उखड़ेगी, तो मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, जिससे जमीन की जो स्ट्रांगनेस है ना वो खत्म हो जाएगी। तो जिससे हवा पानी की सहायता से वह गड्ढे के माध्यम से और जमीन के कण यहां से वहां दूसरे जगह पर फैलेंगे। तो समझ में आया?
इस प्रकार दूसरा नंबर है, ढलान वाली जमीनों में समोच्चरेखीय सीढ़ीनुमा बुआई करनी चाहिए। सीढ़ीनुमा बुआई का मतलब इस तरह से होता है, बता रहे हैं, ये रहा सीढ़ीनुमा बुआई, ऐसे इस तरह से। इससे जमीन का कटाव रुकता है। क्यों? जैसे पानी बहेगा ना तो दूसरे स्तर पे, तीसरे स्तर पे, चौथे स्तर पे जाएगा तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जब पानी की स्पीड ज्यादा रहेगी ना तो जमीन का कटाव तेजी से होगा। पानी के स्पीड को अगर हम घटा देंगे ना तो जमीन का कटाव नहीं होगा या कम होगा। तो खेती कैसी करनी की? सीढ़ीनुमा खेती करनी। कैसे करनी की भाई? सीढ़ीनुमा। ऊसर यानी बंजर जमीन, ऊसर यानी बंजर जमीन पर हमें क्या लगाना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? वृक्ष। फिर पानी के बहाव के चिन्ह हो वहां मेड़ाबंदी कर दो, यानी जहां पानी बहे, जहां से पानी बह रहा है वहां पर मेड़ी बना दो। ठीक है। पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। अर्थात ढलान वाले खेत में गहरी जुताई करोगे तो पानी उसी के अंदर आके फंस जाएगा, दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो दूसरी जगह जब पानी नहीं जाएगा तो दूसरी जगह जमीन के कड़ भी नहीं जाएंगे। समझ में आया ना? देखो ये मेड़बंदी आड़बंद, देखो ना, मेड़बंदी बनानी, जहां जहां पानी, जहां जहां से पानी अगर बहता है ना तो वहां मेड़बंदी बना दो, ऐसा कुछ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के अंदर हमारा टॉपिक भूमि संरक्षण है, जो हमारा विद्यार्थी मित्रों क्या है? लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है हमारे विद्यार्थी मित्रों? लास्ट टॉपिक। जमीन का कटाव जान गए। अब जमीन के कटाव के लिए ही हमें भूमि संरक्षण करना चाहिए। भूमि संरक्षण अर्थात जमीन के कटाव को रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। बहुत मस्त परिभाषा है। जमीन के कटाव को रोककर जमीन को सुरक्षित करना अर्थात भूमि संरक्षण। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी कणों को अपने मूल स्थान से बनाए रखना है। जमीन के कटाव को हम कैसे रोकेंगे? तो मिट्टी के जो कण जहां है वो वहीं रहे, वो किसी भी माध्यम से दूसरी जगह ना जाए, उन्हें रोकना ही भूमि संरक्षण है। विश्व के विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि संरक्षण ना हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न हो सकता है। सिंपल सी बात है, भूमि संरक्षण होना जरूरी है। नहीं करेंगे तो बाढ़ के समय इसका प्रकोप और ज्यादा दिखाई देगा। इस तरह भूमि संरक्षण आवश्यक है। किस तरह से? देखो, ये देखो ना, सतह से बहता पानी अगर तेजी से बहेगा तो ढलान पर तेजी से पानी आएगा। ठीक है, ये भी देखो, तेजी से बहा पानी जमीन में अत्यंत कम उतरता है। अगर तेजी से पानी अगर बहता है तो जमीन के अंदर ये पानी कम जाता है, बह के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसी का समाधान यहाँ है। ढलान पर समुच्च क्यारियों में रुकता पानी, देखो अब क्यारी बन गई, 1 2 3, यानी पानी आएगा तो खरी, यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, फिर यहाँ आके स्पीड और कम, यानी स्पीड कम हो जाएगी। बहेगा तो खरी लेकिन स्लो बहेगा। तो जब स्लो बहेगा तो पानी का संग्रह होगा। देखो यहाँ भी सीढ़ी जैसा बन गया। अब यहाँ पर तेजी से बह जाएगा, यहाँ पर देखो रुकेगा रुकेगा रुकेगा, तो स्पीड जब कम हो जाएगी तो जमीन में ज्यादा जाएगा पानी, जब स्पीड कम होगा तो पानी जमीन में ज्यादा जाएगा। ठीक है, भूमि संरक्षण के उपाय क्या करेंगे? वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन की कड़ों को जकड़े रखी। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने का विद्यार्थी मित्रों, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ये पेड़ क्या करेंगे विद्यार्थी मित्रों? जो पेड़ के जड़ है जमीन को जकड़े रखेंगे, जिससे जमीन का कटाव नहीं होगा। इसलिए हमें जमीन के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण करना चाहिए। नदी की नलिकाओं एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करो, ये भी सही है। फिर रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। रेगिस्तान में ज्यादातर जमीन का कटाव किससे होता है? हवाओं के द्वारा। तो जहां हवाएं आ रही है तो जो खेत है, खेत के चारों तरफ क्या लगा दो? बड़े बड़े पेड़ लगा दो, राइट, जिससे वो पेड़ हवाओं को रोके। हवाओं को जब रोकेगा तो जमीन का कटाव कम हो। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। कौन? वही बड़े बड़े पेड़, वृक्षों की पंक्तियां। नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। अर्थात एक नदी भर गया है, अब वो नदी का पानी यहाँ वहां बह रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो ऐसे समय पे क्या करने का? वो नदी का पानी को उस तरह घुमा दो जो नदी खाली हो, उस डायरेक्शन में डाल दो, जिससे क्या हो जाएगा कि ये भी नदी भर गई और इस नदी का जो पानी व्यय हो रहा था वो दूसरी नदी में चले गया। काम भी हो जाएगा भैया और भूमि संरक्षण भी हो जाएगा। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला होता है, उसे रोकना। अनियंत्रित चराई, पहाड़, जैसे पहाड़ पे जानवर चढ़ गए, जानवर घास वास उखाड़ेंगे तो पहाड़ पे जो घास वास है, पेड़ पौधे, उसको अगर जानवर उखाड़ते हैं तो पहाड़ के जो पेड़ पौधे उखड़ेंगे तो उससे पहाड़ की मिट्टी भी उखड़ेंगे, और मिट्टी उखड़ेंगे तो पहाड़ का स्तर ढीला होगा तो पूरी जमीन ही घसक के नीचे आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से ओके। क्षैतिज समांतर जुताई सीढ़ीनुमा खेत की पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जिससे पानी का बहाव का स्पीड कम हो जाए। ठीक है, बिन उपजाऊ जमीन में पुनः सेंद्रीय खाद मिलाकर उसे क्या करना चाहिए? उपयोगी में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं आया? ये सब क्या है?
भूमि को बचाना है। जैसे कि बिन उपजाऊ जमीन मतलब ऐसा जमीन जो उपजाऊपन नहीं है, तो उसे उपयोग करो भैया, उस भूमि को भी अच्छा बनाओ, खाद मिलाओ। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है पूरा। तो उपयुक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण कर सकते हैं। जमीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जमीन को बचाना है तो सरकार के साथ साथ समाज के लोगों को मिलकर, सभी लोगों को साथ में एक संयुक्त प्रयास चाहिए, जिससे जमीन बचेगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा जो ये चैप्टर है वो होता है पूरा। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो जो हमारा चैप्टर का नाम था विद्यार्थी मित्रों, तो चैप्टर का नाम था हमारा प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर नंबर कौन सा था? 8। तो विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, राइट, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हिंदी माध्यम का यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर सर्वश्रेष्ठ चैनल, जो आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के हिंदी माध्यम के सभी सब्जेक्टों का समाधान संपूर्ण हिंदी में और एकदम अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। एंजॉय।